हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सियाबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 करेंगे। तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम ये जानेंगे एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म क्या होती है, रेडी या कैश रेट क्या होता है, टर्म रेट क्या होता है, स्पॉट और फॉरवर्ड रेट क्या होते हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए जो फॉरेक्स डील होती है फ्रेंड्स, मतलब जो है मान लीजिए इंपोर्टर एक्सपोर्टर के बीच में जो डील हुई है उनमें पैसे का लेन देन होता है और पैसे का लेन देन होने के लिए कई तरीके हैं, कई तरीके से सेटलमेंट हो सकता है। ओके, जैसे मान लीजिए आपके पास एक चेयर है और ये चेयर आपने किसी दूसरे पर्सन को बेच दी है। ओके, फॉरेक्स बिजनेस की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास में चेयर है इंडिया में और ये चेयर आपने एक यूएसए अमेरिकन आदमी को बेच दी है। अब जो अमेरिकन आदमी वो आपको पैसे देगा या डॉलर देगा। ओके, अब ये जो डॉलर देगा वो उसको कई डेट्स में वो दे सकता है। एक तरीका ये होगा कि वो अभी आपसे चेयर ले और आज ही डॉलर आपको दे दे, या आज नहीं टुमारो यानी कल डॉलर आपको दे दे, या टुमारो भी ना दे उसके नेक्स्ट डे डॉलर दे दे, या कभी फ्यूचर में जाकर के 1 महीने बाद डॉलर दे दे। तो ऐसे कई सारे केसेस होंगे जिसमें ये डील सेटल होती है। ओके फ्रेंड्स, चूंकि हाँ एक बात और है कि जो मार्केट है ये फॉरेक्स मार्केट हमने देखा था पिछले कल कि फॉरेक्स मार्केट बहुत बड़ी है और इसमें जो जो पूरी दुनिया का जो आपका ट्रेड होता है वो 2% है केवल फॉरेक्स बिजनेस का। 98% जो ट्रेड होता है वो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए होता है या फिर स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए ही होता है। ओके, तो मार्केट बहुत बड़ी है और डिफरेंट टाइम जोन में काम करती है। ओके, डिफरेंट टाइम जोन में क्यों, मतलब कहने का इंडिया में अलग टाइम है, यूएसए में अलग टाइम है, जापान में अलग टाइम है ना, नॉर्थ में या साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, है ना, हर एक डायरेक्शन में जो कंट्रीज हैं उनमें अलग अलग टाइम जोन होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो डील होती है उसमें पैसे देने लेने का कॉन्सेप्ट जो होता है वो जो है स्पॉट बेसिस पर होता है। स्पॉट बेसिस का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 1 तारीख को डील हुई, 1 तारीख को आपने चेयर बेच दी अपनी, तो 2 तारीख को ना पैसे दे करके 3 तारीख को आपको जब पैसे मिलते हैं तो इसे फ्रेंड्स हम स्पॉट बेसिस कहते हैं। ओके, और ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि टाइम जोन डिफरेंट डिफरेंट है, इसीलिए 1 दिन का गैप दे दिया जाता है कि चलो ठीक है 1 तारीख को तुमने हमसे कुर्सी खरीदी है या कोई भी सामान खरीदा हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ हुआ है, तो ऐसा करिए कल छोड़ करके आप परसों मुझे पैसे दे दीजिएगा। तो यही जो हम परसों पैसे का सेटलमेंट कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसे ही हम स्पॉट कहते हैं, स्पॉट बेसिस कहते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि फंड की डिलीवरी जो होती है फ्रेंड्स वो 2nd वर्किंग डे को होती है। 2nd वर्किंग डे का मतलब वही 1 तारीख, दूसरा और तीसरी तारीख। ये आज डील हुई, 1st वर्किंग डे हो गया और ये 2nd वर्किंग डे हो गया। 2nd वर्किंग डे कब से, जब जिस डेट को डील या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस डील या डेट से। ओके, तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे, डील हुई 1 जनवरी 2020 को और फंड की डिलीवरी कितनी तारीख को हुई फ्रेंड्स, 3 तारीख को, यानी 1 तारीख को हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 2 तारीख छोड़ दिया इन्होंने, 3 तारीख को फंड्स की डिलीवरी हो गई, तो इसे हम स्पॉट बेसिस कहेंगे। इसी तरीके से 10 जून को कॉन्ट्रैक्ट हुआ या डील हुई और 11 छोड़ करके 12 तारीख को आपको पैसे मिल गए, सेटलमेंट हो गया, तो उसे हम स्पॉट बेसिस कहेंगे। या 4 अक्टूबर 2021 को डील हुई और बदले में आपको जो है 6 अक्टूबर को पैसे मिल गए, 5 वाली डेट छोड़ के आपको 6 तारीख को पैसे मिल गए। तो ये जो डिलीवरी, इस तरह से फंड की डिलीवरी होती है फ्रेंड्स डील के बाद में, इसे ही हम स्पॉट बेसिस या स्पॉट रेट कहते हैं। ओके, और एक और बात कि ज़्यादातर जो डील होती हैं वो स्पॉट बेसिस पर ही होती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए किसी इंपोर्टर ने सामान मंगवाया तो अब वो आज पैसे नहीं भेजेगा, कल भी नहीं भेजेगा, ज़्यादा चांस है कि वो परसों के दिन जो है सेटलमेंट करे, यानी आज जिस दिन डील हुई उस दिन छोड़ देगा, उसके अगले दिन भी छोड़ देगा और उसके नेक्स्ट डे पैसे देने की कोशिश रहती है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है ताकि हम डिफरेंट टाइम जोन में जो काम कर रहे हैं वो एक सिंक्रोनाइज हो पाए। ओके, ठीक है। अब जो ये फंड डिलीवरी डेट है, फंड डिलीवरी डेट को मैंने आपको बताया कि डील हुई और डील होने के बाद में आपको जो है डील होने के बाद में फंड डिलीवरी 1 दिन छोड़ करके अगले दिन जो हुई, तो ये फंड डिलीवरी डेट को ही हम फ्रेंड्स वैल्यू डेट भी कह सकते हैं या इसे सेटलमेंट डेट भी कह सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं, आपको याद रखना होगा कि फंड डिलीवरी डेट कहिए, चाहे उसे वैल्यू डेट कह लीजिए, चाहे सेटलमेंट डेट कह लीजिए, तीनों बातें एक ही हैं। ओके,
तो इस तरीके का रेट, इस तरीके की जो डील होती है उसे स्पॉट रेट कहते हैं, राइट। जो इस तरीके, इस रेट पर जो डील हुई हमारी, कि मतलब मैंने मंडे को जो है डील की किसी से, उसने ट्यूसडे छोड़ दिया और वेडनेसडे को मुझे पैसे दे दिए, पैसे की डिलीवरी हो गई या सेटलमेंट हो गया हमारी ट्रांजैक्शन का, तो ये जो आपने रेट लगाया उसे हम स्पॉट रेट कहेंगे। ओके फ्रेंड्स। और स्पॉट रेट जो होता है उसे फ्रेंड्स बेस रेट कहा जाता है फॉरेक्स मार्केट का। फॉरेक्स रेट में जो बेस रेट होता है फ्रेंड्स वो स्पॉट रेट होता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि लगभग जो डील होंगी उसमें 70 से 80% डील जो है स्पॉट रेट पर बेस्ड होती हैं, इसीलिए स्पॉट रेट को हम बेस रेट कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पॉट रेट बेसिस पर ही जो है सेटलमेंट होता है। फॉरेक्स जो डील होती है वो 4 तरीके से सेटल हो सकती हैं, रेडी बेसिस पर, टर्म बेसिस पर, स्पॉट बेसिस पर और फॉरवर्ड बेसिस पर। ओके, तो रेडी बेसिस या कैश बेसिस, मतलब मैं रेडी हूं, आपने मुझे जो है चेयर दी और बदले में मैंने आपको $2 दे दिया, रेडी बेसिस, यानी आज ही डील हुई और आज ही सेटलमेंट हो गया, पैसे आज ही दे दिए, आज ही सेटलमेंट हो गया, तो उसे रेडी या कैश बेसिस कहेंगे। टर्म का मतलब फ्रेंड्स होता है टुमारो, नेक्स्ट डे, है ना। आज यानी कि 2 तारीख को डील हुई और 3 तारीख को आपको पैसे मिल गए, सेटलमेंट हो गया, तो उसे टर्म बेसिस कहेंगे। स्पॉट बेसिस में मैंने आपको बता दिया कि अगर 1 तारीख को डील हुई है तो 2 तारीख को छोड़ करके, 2 तारीख को तो टर्म हो गया, राइट। देखिए फ्रेंड्स, 1 तारीख को डील हुई, अगर इसी दिन पैसे दे दीजिए तो रेडी बेसिस पर कर दिया। अगर 2 तारीख को पैसे दिया तो ये टर्म हो गया, टुमारो हो गया, और अगर इसके अगले दिन कर दिया तो इसे स्पॉट बेसिस कहेंगे। ओके, तो अगर जो है मान लीजिए 16 तारीख को डील हुई है तो 17 तारीख को क्या होगा और 18 तारीख को क्या होगा, 17 है टुमारो, तो ये टर्म बेसिस पर लगेगा। ये कौन सा रेट है, टर्म रेट है, और उसके अगले दिन जा करके आपका स्पॉट रेट लगेगा। ओके, तो अब आई होप कि अब आपको ये याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर कोई ट्रांजैक्शन सेटल हो रही है, ना तो रेडी, ना तो टर्म, ना तो स्पॉट बेसिस पर हो रही है, तो फ्रेंड्स उसे हम इस फॉरवर्ड बेसिस कह देंगे, उसे फॉरवर्ड रेट सीधे सीधे कह देंगे। मान लीजिए 1 तारीख को जो है कोई डील हुई है, तो ना 2 को पैसे मिले ना 3 को पैसे सेटल हुए, तो अब कोई भी डेट एक को हो जाते तो हम रेडी बेसिस कह देते, 2 को हो जाते तो हम टॉम या टुमारो कह देते, और 3 को हो जाती तो हम स्पॉट कह देते। अब इन 3 डेट के अलावा कोई भी डेट ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 22 ले लीजिए, 18 ले लीजिए, कोई भी एक डेट ले लीजिए, वो 3 डेटों में अगर नहीं पड़ती तो वो उसे हम फॉरवर्ड रेट कहेंगे या फॉरवर्ड बेसिस पर सेटलमेंट कहेंगे। ओके फ्रेंड, तो यही बात यहाँ पर समझाई गई है कि रेडी या कैश बेसिस क्या होता है, जब सेटलमेंट फंड का टेक प्लेस करता है सेम डे, जिस दिन डील हुई है या जिस डेट को डील हुई है उसी दिन अगर जो है फंड का सेटलमेंट हो जाता है तो उसे रेडी या कैश रेट कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, 10 जुलाई को डील हुई और 10 ही जुलाई को फंड का सेटलमेंट हो गया, तो ये क्या है, रेडी बेसिस या कैश बेसिस पर हुई है ट्रांजेक्शन। और 8 मई को जो है डील हुई और 8 ही मई को फंड का सेटलमेंट हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, रेडी या कैश रेट कह देंगे। ओके, टर्म मैंने आपको बताया कि टर्म क्या होता है, जब सेटलमेंट टुमारो हो, नेक्स्ट डे, राइट। टुमारो अगर सेटलमेंट हो रहा है, डील के अगले दिन अगर सेटलमेंट हो रहा है तो उसे हम फ्रेंड्स टर्म रेट कहेंगे। यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए, 4 फरवरी को डील हुई, अब 4 फरवरी को अगर पैसे दे देते तो हो जाता आपका रेडी बेसिस, रेडी हो जाता, लेकिन हुए सेटलमेंट नेक्स्ट डे 5 तारीख को, यानी टुमारो हुए हैं, तो ये टर्म रेट हो गया। 1 जून को आपका डील हुई, कॉन्ट्रैक्ट बना और 2 जून को पैसे मिल गए, यानी नेक्स्ट डेट टुमारो सेटलमेंट हुआ है, तो ये टर्म रेट लागू होगा इस पे। 1 अप्रैल को जो है आपका डील हुई या कॉन्ट्रैक्ट बना और 2 अप्रैल को आपको पैसे यानी टुमारो पैसे मिल गए, तो ये टर्म रेट यहाँ पर अप्लीकेबल होगा फ्रेंड्स। ओके, अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी होती हैं फ्रेंड्स। ओके, जैसे अब आप टर्म रेट कह रहे हो कि 1 अप्रैल को मेरा सेटलमेंट हुआ और 2 तारीख को मुझे पैसे 1 तारीख को डील हुई और 2 तारीख को मुझे पैसे मिल गए, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि हो सकता है 2 तारीख को छुट्टी हो, फिर क्या होगा, या 2 तारीख को सैटरडे पड़ गया और 3 को संडे पड़ गया, उस केस में क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, जब मान लीजिए आज आपकी डील हुई, 1 अप्रैल को डील हुई और मान लीजिए इंडिया और यूएसए के बीच में, लोगों के बीच में हुई है, इंडिया का इंपोर्टर है और यूएसए का एक्सपोर्टर है, इसके बीच डील हुई और हुआ कि हम टर्म बेसिस पर आपको पेमेंट करेंगे। 1 अप्रैल को डील हुई, तो अब इंडिया वाले को 2 तारीख को उसको पेमेंट करनी थी, लेकिन 2 तारीख को यूएसए में छुट्टी है तो मार्केट खुलेगी नहीं, तो अब क्या होगा, जिस दिन छुट्टी होगी उसके अगले दिन जाएगा,
3 तारीख चली गई। लेकिन ध्यान रखिएगा अगली डेट भी दोनों कंट्री में वर्किंग डे होना चाहिए, दोनों कंट्री में वर्किंग डे होगा तभी सेटलमेंट होगी। अगर मान लीजिए अगले दिन भी छुट्टी है तो फिर सेटलमेंट टेक प्लेस नहीं करेगा। अब समझाता हूं मैं आपको, आगे देखिएगा। कंडीशन क्या होती है सेटलमेंट के लिए? सेटलमेंट डेट जो है दोनों कंट्रियों में वर्किंग डेट होना चाहिए। और अगर मान लीजिए किसी भी एक देश में अगर छुट्टी है तो सेटलमेंट डेट नेक्स्ट वर्किंग डे होगी, और नेक्स्ट वर्किंग डे आप बोथ कंट्री होना चाहिए। और अगर सैटरडे संडे पड़ जाता है तो वो भी जो है सेटलमेंट को पोस्टपोन कर देगा और आगे बढ़ जाएगी डेट। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, 1 जून को जो है आपका सेटलमेंट हुआ, 1 जून को डील हुई और सेटलमेंट होना था 2 तारीख को, लेकिन 2 तारीख को इंडिया में हॉलीडे पड़ गया तो एक्चुअल सेटलमेंट अब 2 तारीख को ना हो करके है तो टर्म बेसिस हो जाना चाहिए था इसको टुमारो, यानी 1 के बाद 2 को हो जाना चाहिए था, पर अब छुट्टी पड़ गई तो उसमें सेटलमेंट कैसे होगा? तो इसलिए 3 तारीख को सेटलमेंट हुआ। और मेक श्योर करिए कि इस दिन दोनों देशों में वर्किंग डे था। अब अगर मान लेते हैं एक और एग्जाम्पल देखिए, 15 जनवरी को आपकी डील हुई और टर्म बेसिस पर होना था, तो इसका मतलब अगले दिन 16 तारीख को पैसे पहुंचने थे, लेकिन 16 तारीख को इंडिया में छुट्टी थी तो मार्केट बंद रही। 17 तारीख आई, 17 तारीख को अमेरिका में छुट्टी थी, मार्केट बंद रही वहां की। अब एक्चुअल सेटलमेंट जा करके 18 तारीख को टेक प्लेस लेगा, जब दोनों देश में, यूएस में और इंडिया दोनों में मार्केट वर्किंग कर रही होंगी। ओके फ्रेंड, तो ये ध्यान रखिएगा कि चाहे जो भी टर्म बेसिस हो, स्पॉट बेसिस हो या फॉरवर्ड बेसिस हो, अगर छुट्टियां पड़ जा रही हैं तो सेटलमेंट तभी होगी जब जो है दोनों देश वर्किंग में होंगे। आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर हॉलीडे पड़ता है तो उससे कैसे जो है डेट को सेटल किया जाएगा। ओके, स्पॉट बेसिस का आपको पता है कि अगर सेकंड वर्किंग डे को जो है कॉन्ट्रैक्ट या डील के सेकंड वर्किंग डे को अगर फंड्स का सेटलमेंट होता है तो फ्रेंड्स उसे हम स्पॉट बेसिस कहते हैं। जैसे 1 जनवरी को डील हुई, 2 तारीख को छोड़ दीजिए, क्यों? क्योंकि 2 को तो टर्म है, टुमारो है ना, तो 3 तारीख को अगर डिलीवरी हो गई तो ये स्पॉट बेसिस रेट लगेगा। यहाँ पर 10 जून को आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ और 12 जून को जो है पैसे मिले। 10 जून को कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 11 को पैसे नहीं मिले, 11 को मिलते तो हम इसे टर्म रेट पर अप्लाई करते हैं, लेकिन 12 को पैसे मिले इसलिए ये स्पॉट रेट है। 4 अक्टूबर को डील हुई और 5 अक्टूबर को छोड़ करके 6 अक्टूबर को पैसे मिले तो ये आपका फ्रेंड्स स्पॉट रेट होता है। ओके, तो आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रेडी, टर्म और स्पॉट रेट क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो रेडी या टर्म या स्पॉट रेट बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक बात समझिएगा कि अगर इसमें फर्क क्या होता है। हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कुर्सी आपने एक बेच दी, अब उसने आपको $2 देने थे फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अब आप ये बोलोगे कि अगर तुम रेडी यानी अभी नगद कैश दे दोगे मुझे तो $2 में दे दो, लेकिन अगर तुम टर्म पे करना चाहते हो तो मुझे $3 चाहिए होगा, और अगर तुम्हें स्पॉट पर करना है तो मुझे $4 का चाहिए होगा। यानी ये जो रेट है फ्रेंड्स, ये आपके फर्क होता है। रेडी जो रेट होगा वो अलग होगा, टर्म का जो एक्सचेंज रेट होगा वो अलग होगा, स्पॉट का एक्सचेंज रेट होगा जो वो अलग होगा। इसीलिए ये यहाँ पर एक जो है मतलब एक मुद्दा हो जाता है, ये एक जो है नोटिस करने वाली बात होती है कि तुम पैसे मुझे कब दे रहे हो, जब पैसे दोगे वही रेट मैं लगाऊंगा। इसीलिए हम ये सारी डील मतलब कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि रेडी क्यों है, टर्म क्यों है, स्पॉट क्यों है। ओके, हम इसीलिए समझ रहे हैं। जैसे आपने जो है किसी को कुर्सी इंडिया में बेच दी 800 रुपए की, तो आपने कहा कि अगर अभी तुम कैश पेमेंट करते हो तो 800 रुपए दे दो, कल तुम्हें देना है तो 1000 रुपए लगेंगे, अगर परसों देना है तो 1200 रुपए लगेंगे। अगर इस तरीके की हम शर्त मतलब एक कंडीशन लगा दें तो वही यहाँ पर फॉरेक्स मार्केट में यही वाला काम हो रहा है फ्रेंड्स। ओके, तो आई होप कि अब आपको और ज़्यादा ये क्लियर हुआ होगा। तो देखिए, जैसे अब यहाँ पर तीनों एक साथ देखते हैं। डील हुई 1 जनवरी को, 1 ही जनवरी को पेमेंट कर दी गई तो रेडी रेट लगेगा, जो रेडी वाला रेट होगा वो हम पे करेंगे। अगर टर्म यानी टुमारो हुई 2 तारीख को हुई, 1 के बाद 2 तारीख आई, टुमारो 2 आया तो 2 तारीख को हुई तो वो टर्म हो गई। अब टर्म वाला रेट आपको पे करना पड़ेगा, पैसे बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे जो भी होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। स्पॉट यानी कि 2 तारीख यानी टुमारो छोड़ के 3 तारीख को हुआ तो उसे स्पॉट कहेंगे। इसी तरीके से ये भी एग्जांपल है, 12 नवंबर को डील हुई और 12 नवंबर को ही सेटलमेंट हो गया पेमेंट का, तो उसे रेडी रेट पर हम दे देंगे। अगर टर्म यानी 13 तारीख को पैसा मिलेगा तो उस पर टर्म रेट हम अप्लाई करेंगे, और अगर स्पॉट पर आप पेमेंट करना चाहते हो यानी टुमारो छोड़ करके आप पेमेंट करना चाहते हो तो स्पॉट रेट आपको देना पड़ेगा मुझे। ओके, तो आई होप कि अब आपको ये क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स। ओके, अब मान लीजिए आपका, मैंने आपको बताया कि अगर रेडी भी ना हो
तीनों यदि डील हुई और ना रेडी हुआ, ना टर्म हुआ, ना स्पॉट हुआ, इसके बाद की कोई भी डेट आ गई तो उसे फ्रेंड्स हम फॉरवर्ड रेट पर जो है डील को सेटल करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे 12 नवंबर का डील हुई, अगर 12 नवंबर को पैसे दे दिए तो रेडी वाला काम हो गया। 12 नवंबर के अगले दिन या टुमारो दिया तो 13 नवंबर को टर्म रेट लग गया। और अगर जो है आपने एक दिन और छोड़ करके 13 के बाद टुमारो के बाद दिया तो स्पॉट रेट लगेगा। लेकिन अब अगर आप 14 नवंबर को ना दे करके आप कहते हो कि मैं 15 नवंबर को आपको पेमेंट कर पाऊंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो अब यहाँ पर स्पॉट रेट नहीं लगेगा। अब आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो फॉरवर्ड रेट पर करनी होगी। फॉरवर्ड रेट महंगा भी हो सकता है और सस्ता भी हो सकता है, दोनों बातें होती हैं। ओके, अब मान लीजिए 12 नवंबर को डील हुई थी, आपने बोला हम 3 दिसंबर को आपको पेमेंट करेंगे, कौन सा रेट लगेगा बताइए? रेडी लगेगा, टर्म लगेगा या स्पॉट लगेगा? नहीं, रेडी और टर्म और स्पॉट लगने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि ये 1 2 3 दिन के अंदर में ही बात हो जाती है। और हमने 12 नवंबर को डील किया और आप 3 दिसंबर अगले महीने पेमेंट दे रहे हो, यहाँ पर तो सीधे सीधे फॉरवर्ड रेट लगेगा फ्रेंड्स। ओके, तो फॉरवर्ड रेट का यही कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड्स कि फॉरवर्ड रेट में जब सेटलमेंट ऑफ फंड या डिलीवरी ऑफ फंड जो है टेक प्लेस लेता है आफ्टर स्पॉट डेट के बाद में कभी भी अगर जो है सेटलमेंट होता है तो वहां पर फॉरवर्ड रेट लगता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर 1 जनवरी को डील हुई, तो 1 जनवरी की डील हुई, 2 तारीख को जो है आपका टर्म हो जाएगा। 1 तारीख को तो आपको रेडी पता ही है, 2 तारीख को टर्म हो जाएगा और 3 तारीख को हो तो स्पॉट हुआ। अब 3 तारीख के बाद कभी भी सेटलमेंट होता है, जैसे 10 मार्च को इन्होंने कहा डील हुई है 1 जनवरी को और 10 मार्च को आप पैसे दे रहे हो तो मुझे फॉरवर्ड रेट पर आपको देना पड़ेगा। 1 मार्च को डील हुई और 2 मार्च को टर्म था, 3 मार्च को स्पॉट था, आपने इस बीच पेमेंट नहीं की, आप कह रहे हो कि मैं 4 को दे पाऊंगा। अब भाई अगर आप 4 को दोगे तो मैं स्पॉट रेट पे थोड़ी लूंगा, स्पॉट रेट पे तो मैं तब लेता आपसे पैसे जब आपने 3 तारीख को दे दिया होता। अब आप 4 तारीख को दे रहे हो तो मुझे फॉरवर्ड रेट पर आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। ओके, अब 12 नवंबर को डील हुई तो 13 नवंबर को टर्म पे पेमेंट होनी थी, 14 नवंबर को स्पॉट पे होनी थी। आपने 14 नवंबर को ना करके बोला कि 31 दिसंबर को हम पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पर जो रेट लगाऊंगा मैं वो फॉरवर्ड रेट लगाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो स्पॉट, आई होप कि अब आपको रेडी रेट क्या होता है, टर्म रेट क्या होता है, स्पॉट रेट क्या होता है और फॉरवर्ड रेट क्या होता है, ये सारी स्टोरी क्लियर हो गई होगी। प्लस अगर छुट्टी पड़ जाती है, जब तक दोनों देशों में, इंडिया और यूएस में, जब तक दोनों देशों में वर्किंग डे नहीं होगा तब तक सेटलमेंट टेक प्लेस नहीं करता है। और फ्रेंड्स इसे हम फॉरवर्ड रेट नहीं कह देंगे। मान लीजिए 1 जून को जो है डील हुई और 2 जून को छुट्टी है, मान लीजिए स्पॉट बेसिस पर था तो उस हिसाब से 3 तारीख को पैसे मिल जाने चाहिए थे ना, स्पॉट बेसिस पर होना था। 1 जून को डील हुई तो 2 जून को टर्म होगा, 3 जून को स्पॉट होगा। अब आपने मान लीजिए 3 तारीख को इंडिया में छुट्टी है तो 4 तारीख को देना पड़ेगा, 4 को यूएसए में छुट्टी है तो फिर जो है आपका 5 को दोगे, 5 को मान लीजिए फिर इंडिया में छुट्टी है तो 5 को भी नहीं दे सकते, अब 6 को दोगे। अब देखो 1 जून को डील हुई है और पैसे आप 6 जून को दे रहे हो। अब आप कहोगे कि इसे तो फॉरवर्ड में लेना चाहिए, तो नहीं फ्रेंड्स, फॉरवर्ड में हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो कस्टमर है वो रेडी है आपको पैसे देने के लिए, वो 3 तारीख को ही रेडी है। लेकिन चूंकि छुट्टियां पड़ती जा रही इसलिए वो आपको पैसे नहीं दे पा रहा है, इसलिए हम उसे स्पॉट रेट में ही लेंगे, फॉरवर्ड रेट में उसे नहीं लेंगे। फॉरवर्ड रेट में हम तब लेंगे जब वो स्पेसिफिकली, मतलब विशेष तौर पर वो कह ही दे। जैसे ये 1 मार्च को डील हुई और उसने कह दिया कि मैं 4 मार्च को ही दूंगा। यदि उसने कहा होता कि मैं आपको 3 मार्च को दूंगा तो मैं स्पॉट रेट लगा देता, भले ही 3 मार्च को छुट्टी होती और मैं 4 मार्च को पैसे पाता, 4 को भी छुट्टी होती, 5 को पैसे पाता, पर मैं स्पॉट रेट पर ही वो सेटलमेंट करता। लेकिन छुट्टी ना होने की वजह से मुझे 3 को मिल गया है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये मत कर दीजिएगा कि अगर जो पहले से डिसाइड हो गया कि मुझे स्पॉट पर लेना है, अगर हॉलीडे पड़ जाता है तो रेट वही लगाएंगे, चाहे 1 2 दिन आगे पीछे हो जाए। ओके फ्रेंड, अब यहाँ पर हम फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट के बीच में विशेष कनेक्शन पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड, देखिए मैंने आपको बताया कि जो स्पॉट रेट होता है उसे बेस रेट कहते हैं, या जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन सेटलमेंट होते हैं या मैक्सिमम जो कोटेशन होती हैं वो स्पॉट रेट पर ही होती हैं। तो स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट ही ज़्यादा यूज होंगे फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। रेडी वाली पेमेंट बहुत कम होती है, टर्म वाली भी बहुत कम होती है, क्योंकि हम डिफरेंट टाइम जोन में काम करते हैं, इसलिए सभी लोगों को स्पॉट रेट ज़्यादा पसंद आता है कि ठीक है आज 1 को डील कर लो, 2 तारीख को भी नहीं है मान लो, है ना, 3 तारीख को सीधे सीधे पैसे देने, तो हर एक को टाइम मिल जा रहा है, तो इसलिए स्पॉट रेट जो है दुनिया में ज़्यादा फेवरेट माना जाता
है। ओके, तो इसीलिए स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट इन दोनों के बारे में हम विशेष तौर पर पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कोटेशन जो कोट करते हैं कि यूएसए और इंडियन आईएनआर में जो कोट आएगी, तो वो बोलेंगे कि हम एक जो है यूएसडी या $1 के बदले में 68.10 रुपये देंगे। मतलब कहने का जो दाम जब लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है। कहने का मतलब यह है कि कोट जो किया जाता है वो ऐसे कोट की जाता है। और जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, और यूएसडी के बीच में, यूनाइटेड स्टेट डॉलर के बीच में जो कोटेशन आई, आपको बताया गया कि एक आपका ब्रिटेन पाउंड जो है उसके बदले में 1.2180 यूएसडी आपको दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, इसी तरीके से यूरो और अमेरिकन डॉलर के बीच में कोटेशन आई कि 1 यूरो के बदले में आपको इतनी यूएसडी मिलेंगी। एक बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि जो यहाँ पर कैलकुलेशन होती है वो डेसिमल के 4 प्लेस तक होती है, 2180। अब जैसे पहले वाला जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर डेसिमल के 4 प्लेस, यहाँ पर भी डेसिमल के 4 प्लेस। यहाँ पर अगर आप चाहो तो अपनी तरफ से दो जीरो और ऐड करके डेसिमल के 4 प्लेस तक लिखते हैं। कोटेशन जो होती है फ्रेंड्स वो डेसिमल के 4 प्लेस तक होती है, क्योंकि जो डिफरेंस होता है वो बहुत माइनर्स होता है। जैसे जीबीपी वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, कई बार क्या होगा कि 2182 देख रहे हैं, यहाँ 80 है और यहाँ 82, इतने का भी डिफरेंस बहुत बड़ा अंतर वहाँ पे जब अमाउंट ज़्यादा हो तो बहुत बड़ा अंतर खड़ा कर देता है। इसलिए जो कैलकुलेशन होती है यहाँ पर फॉरेक्स में वो डेसिमल के 4 प्लेसेस तक होती है। ओके, अब मैंने आपको बताया कि जो फॉरेक्स मार्केट होती है इसमें जो सारे रेट जो जनरली कोट किए जाते हैं वो स्पॉट रेट पर किए जाते हैं। स्पॉट रेट का अब आपको अच्छे से आइडिया हो चुका है। एक या मान लीजिए 16 तारीख को डील हुई, अगर आप 16 को पेमेंट करोगे तो ये रेडी या कैश हो गया। अगर आप 17 को पेमेंट करोगे तो 16 के हिसाब से ये टुमारो है, तो टर्म रेट लग जाएगा। और अगर 17 को भी नहीं पेमेंट किए, 18 तारीख को ले गए, तो 18 तारीख को अब टर्म रेडी नहीं है, टर्म नहीं है, तो ये स्पॉट हो गया। एक दिन छोड़ करके नेक्स्ट वर्किंग डे पे, है ना। और अगर 18 तारीख के बाद कभी भी सेटलमेंट होती है तो उसे फ्रेंड्स हम फॉरवर्ड रेट पर सेटल करते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज में जो ज़्यादातर कोट आती हैं वो जनरली स्पॉट रेट की आती हैं। और जो फॉरवर्ड रेट होता है वो जनरली जो है स्पॉट रेट से अलग होता है। और ऐसा क्यों होता है, ये कह रहे हैं कि जो फॉरवर्ड रेट होगा, यानी कहने का मतलब अगर मान लो 1 तारीख को डील हुई और आपको 3 तारीख को स्पॉट रेट पर मान लीजिए 65 रुपये, $1 के 65 रुपये पड़ने थे। अब आपने कहा कि नहीं, मैं 3 तारीख को ना दे करके 20 तारीख को दूंगा, तो अब आपको फॉरवर्ड रेट पे देना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आपको 64.80 रुपये देने पड़ जाएं, या हो सकता है आपको 66 रुपये देने पड़ जाएं, है ना। मतलब कहने का कि जो ये रेट है स्पॉट रेट और जो फॉरवर्ड रेट है ये सेम नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है, लेकिन यही है, अब इस बारे में हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जो फॉरवर्ड रेट होता है वो टर्म या स्पॉट रेट से डिफरेंट क्यों होता है। तो फ्रेंड्स उसके पीछे कारण होता है प्रीमियम और डिस्काउंट का। क्या कॉन्सेप्ट होता है, प्रीमियम और डिस्काउंट का। देखिए फॉरवर्ड रेट जो है उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं या ड्राइव कैसे करते हैं स्पॉट रेट से। तो फॉरवर्ड रेट बराबर होता है स्पॉट रेट में प्रीमियम आप जोड़ दीजिए, या इस फॉरवर्ड रेट में स्पॉट रेट में से डिस्काउंट को घटा दीजिए, तो जो आपका निकल कर आता है उसे ही हम फ्रेंड्स फॉरवर्ड रेट कहते हैं। ओके, तो अब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे जो है फॉरवर्ड रेट स्पॉट रेट दिया है मान लीजिए 66, $1 बराबर 66 रुपये दिया हुआ है, मान लेते हैं क्या स्पॉट रेट दिया हुआ है, और बोल रहे हैं कि आगे जा करके जो करेंसी होगी वो प्रीमियम हो जाएगी, मान लीजिए ये 12 पैसे बढ़ जाएगी, तो जो स्पॉट आपका फॉरवर्ड रेट होगा वो 66.12 रुपये हो जाएगा। और अगर ये कहा जाए कि अभी डॉलर जो है 66 रुपये का है और आगे जा करके जो करेंसी है जो डॉलर है वो डिस्काउंट पर अवेलेबल है 10 पैसे डिस्काउंट पर, तो अब आप इसमें से इसको 10 पैसे घटा दोगे तो ये आपका 65.90 पैसे, इतने पैसे में आपको $1 मिल जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो ध्यान रखेंगे कि जो प्रीमियम होता है उसे स्पॉट रेट में ऐड करते हैं और जो डिस्काउंट होता है उसे स्पॉट रेट में सब्ट्रैक्ट करते हैं या घटा देते हैं, तब हमें मिलता है उसकी वैल्यू। ओके, प्रीमियम का क्या मतलब होता है ये भी हम समझेंगे, डिस्काउंट का क्या मतलब वो भी हम समझेंगे। इफ प्रीमियम के बारे में जानेंगे, इफ द फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ करेंसी इज हायर देन द स्पॉट यानी प्रेजेंट वैल्यू, देन करेंसी इज सेड टू बी एट प्रीमियम। कहने का मतलब यदि आगे जा करके फॉरवर्ड वैल्यू 3 दिन के बाद, है ना, 1 तारीख को डील हुई, 2 तारीख को नहीं, तीसरी तारीख को आपको पैसे स्पॉट रेट पे मिलने थे, लेकिन इसके बाद कभी भी, तो ये फॉरवर्ड रेट हो गया आपका। अगर जो है किसी करेंसी की फॉरवर्ड वैल्यू वो ज़्यादा है किससे,
स्पॉट वैल्यू से, यानी अभी की वैल्यू से। अगर मैं स्पॉट पर सेटल करता तो मुझे 66 रुपये देने थे, लेकिन आगे जा करके मुझे ये जो है 67 रुपये देने पड़ रहे हैं फॉरवर्ड में। तो अगर ऐसा हो कि मतलब जो है अब जो प्रेजेंट वैल्यू है उससे ज़्यादा दाम पर फॉरवर्ड रेट में उस करेंसी की वैल्यू हो जाए, तो हम कहेंगे कि जो ये करेंसी है वो प्रीमियम पर है। क्या बोलेंगे कि करेंसी प्रीमियम पर है। प्रीमियम कहेंगे, कहने मतलब अभी जो है मान लीजिए जो डॉलर था उसकी वैल्यू केवल 70 रुपये थी, कल को चल करके जो है 10 दिन बाद डॉलर की वैल्यू 100 रुपये हो गई, तो अब आपका ये प्रीमियम वाली बात हो गई कि नहीं हो गई। देखिए प्रीमियम काम हो गया, मतलब ध्यान रखने के लिए आपको बता रहा हूँ कि प्रीमियम का मतलब होता है कि वीआईपी हो गया, स्पेशलाइज हो गया, विशेष हो गया। तो मेरे पास मुझे अगर ऐसे दिमाग में रखें कि प्रीमियम हुआ इसका मतलब बढ़ गया, कोई चीज़ बढ़ गई। अभी जो है आप जो है नॉर्मल कस्टमर थे तो आपको जो है मान लीजिए 300 रुपये खर्चा लगता था, और अभी आप हमारे प्रीमियम कस्टमर हैं, अब आप 500 रुपये का बेनिफिट पाएंगे या 500 रुपये की छूट पाएंगे पहले आपको, है ना। तो ये प्रीमियम का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर जो है आगे जा करके करेंसी का दाम बढ़ जाए, यानी एक जैसे ये ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के बदले में जो डॉलर मिलता था 1.2100 मिलता था, किस पे, स्पॉट बेसिस पर। अब स्पॉट बेसिस बताने की मुझे फ्रेंड्स ज़रूरत नहीं है। और जब फॉरवर्ड में गए, एक मंथ फॉरवर्ड पे रेट देखा तो 1.2150 हो गया प्राइस। तो अब आप बताइए क्या जो है मतलब आपका ये पाउंड की जो वैल्यू है वो घटी है या बढ़ी है। तो देखो फ्रेंड्स, पहले 2100 था, अभी 2150 है, तो बढ़ गई है। तो बढ़ गई है इसका मतलब अब पाउंड जो है आपका प्रीमियम पर अवेलेबल है। और प्रीमियम कितना अवेलेबल है, तो यही कहेंगे कि जो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है वो डियरर है, कास्टलियर है, महंगा है 1 मंथ फॉरवर्ड जा करके। और जो प्रीमियम है वो इसको इसमें से घटा दीजिए, कितना बढ़ा, 0.0050 बढ़ा है। तो वही इतना ही प्रीमियम ये जो है बढ़ा हुआ है। ओके फ्रेंड, तो प्रीमियम का क्या मतलब होता है, अगर हम समझें कि अगर जो है अभी जो वैल्यू है उससे फॉरवर्ड रेट में जा करके, अगर फॉरवर्ड में जा करके वैल्यू बढ़ जाती है करेंसी की, तो हम उसे प्रीमियम पर कहेंगे। और प्रीमियम फॉरवर्ड, इस केस में फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए हम स्पॉट रेट में प्रीमियम को ऐड कर देते हैं। ओके, जैसे अभी 66 रुपये का $1 है, और आगे जा करके जो प्रीमियम है 2 रुपये बढ़ जाता है, तो आगे जा करके ये 68 रुपये में $1 ही आपका 68 रुपये में अवेलेबल होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने समझा ये प्रीमियम का कॉन्सेप्ट हो गया फ्रेंड्स। ओके, डिस्काउंट के केस में क्या होगा, अगर फॉरवर्ड वैल्यू किसी करेंसी की चीपर हो जाए, कम हो जाए, किससे, स्पॉट वैल्यू से, प्रेजेंट वैल्यू से अगर फॉरवर्ड वैल्यू कम हो जाए, तो उसे हम कहेंगे कि ये करेंसी डिस्काउंट पर है। कहने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए अभी जो है इंडियन डॉलर था वो 70 रुपये में अवेलेबल था, और कुछ दिन आगे जा करके डॉलर जो है आपको मान लीजिए 65 रुपये का हो गया। तो अब देखिए, आप 70 रुपये का था और अभी मार्केट की कंडीशन बदली और डॉलर जो है 65 रुपये का हो गया। तो हमें क्या हुआ, पैसे, इस जो डॉलर की जो वैल्यू थी, जो अब फॉरवर्ड वैल्यू है वो घट गई, यानी ये अब डिस्काउंट पर अवेलेबल है। पहले मुझे डॉलर लेने के लिए 70 रुपये देने पड़ते थे, अब 65 रुपये देने पड़ते हैं। इसका मतलब दुकानदार ने मुझे 5 रुपये का डिस्काउंट दे दिया है। तो 5 रुपये का डिस्काउंट दिया है, यानी कि अगर स्पॉट रेट पता है और डिस्काउंट दिया हुआ है, 70 रुपये की कोई चीज़ थी, 5 रुपये का डिस्काउंट मिला, तो अब आपको 65 रुपये की मिलेगी। इसीलिए डिस्काउंट को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। ऐसे याद रखिएगा कि डिस्काउंट को सब्सट्रैक्ट करेंगे, स्पॉट रेट में से डिस्काउंट को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे 1000 रुपये की आपकी जैकेट है और 200 रुपये का आपको डिस्काउंट मिला है, तो आपको कितने का पड़ेगा जैकेट, 800 रुपये का पड़ेगा। तो डिस्काउंट को हमेशा घटाते हैं, जो एक्चुअल प्राइस है उसमें से डिस्काउंट को घटाते हैं। तो इसीलिए जो फॉरवर्ड रेट होगा स्पॉट रेट माइनस डिस्काउंट हो जाएगा, और डिस्काउंट को अगर घटाते हैं तो इसी से उल्टा याद रखिएगा, फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए स्पॉट रेट में प्रीमियम को हम ऐड करते हैं, डिस्काउंट को घटाते हैं। हमेशा ही डिस्काउंट घटेगा और जो प्रीमियम है वो करेंसी में ऐड होता है। जैसे इन्होंने देखिए एग्जांपल दिया है कि पहले जो है जो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड था वो 1.2100 पे था, एक यानी 1 पाउंड के बदले इतने डॉलर मिलने थे। 3 महीने का फॉरवर्ड रेट जब हमने चेक किया तो 1.1100 हो गया। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये पहले 2100 था, अभी 1100 है, तो प्राइस घट गया है। तो हम ये कहेंगे कि जो करेंसी है वो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड अभी जो है किस पर अवेलेबल है, डिस्काउंट पर अवेलेबल है। फ्यूचर में जा करके, फॉरवर्ड में जा करके मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। ओके, यहाँ पर एक और नोट करने वाली बात होती है फ्रेंड्स कि जो दो करेंसी हैं, एक आपने डॉलर ले लिया, एक रुपया ले लिया।
अब अगर डॉलर जो है आपका प्रीमियम पर है तो ध्यान रखिएगा कि रुपया आपका डिस्काउंट पर है, और अगर आपका डॉलर जो है डिस्काउंट पर है तो रुपया आपका प्रीमियम पर होगा। अपोजिट रिलेशनशिप चलती है। जैसे यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को मैंने आपको बताया कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की कीमत घट गई, तो ये डिस्काउंट पर है, और किसके अगेंस्ट घटी है? डॉलर के। तो इसका मतलब अगर जो है पाउंड की डिस्काउंट पर है तो इसका मतलब डॉलर जो है आपका प्रीमियम पर अवेलेबल